नमस्कार साथियों। लक्ष्यवेध का प्रशिक्षण ले रहे सभी शिक्षक साथियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। आज मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं कि मैं मधु माध्यमिक शाला नागफनी में शिक्षक के पद पर पदस्थ हूं। लक्ष्यवेध से जुड़ना मेरे लिए बेहद सुखद रहा और आज उसी के तत्वाधान में बच्चे स्वयं से कैसे सीखते हैं इस विषय पर आप सभी से रूबरू होने का जो अवसर मुझे मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया के साथ मैं एक वाक्यांश से अपनी बात जो है वो शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ या फिर आप जो चीज़ें समझना चाह रहे हैं वो दोनों ही मेरी इन बातों से संभव हो सके। अब स्वयं से बच्चे कैसे सीखते हैं या फिर हम उन्हें स्वयं से सीखने हेतु कैसे प्रेरित करते हैं। एक वाक्यांश है जिसमें दो हाथी हैं, एक जंगल में रहता है और दूसरा जो है वो महावत के पास इंसानी आबादी में रहता है। जंगल वाला हाथी स्वतंत्र है। इसमें जो चीजें मैंने रेखांकित की है उन पर थोड़ा सा जोर डालिएगा कि जंगल वाला हाथी स्वतंत्र है, वह अपनी रुचि से भ्रमण करता है और आनंद के साथ रहता है, जबकि दूसरा हाथी जो है वो महावत की कैद में रहता है और वह महावत की मर्जी से स्वयं की रुचि न होने पर भी भ्रमण करता है। वह महावत के अनुशासन में होता है। एक बार क्या होता है, दोनों ही हाथियों की अकस्मात जो है वो मुलाकात हो जाती है। पहला हाथी दूसरे हाथी को भ्रमण पर जाने की इच्छा जाहिर करता है। तभी अचानक वहां पर भगदड़ मच जाती है। पहला हाथी जो जंगल वाला हाथी होता है वह अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए वहां से जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन दूसरा हाथी जंजीर से बंधा हुआ रहता है और भागता नहीं है बल्कि उस भगदड़ में जख्मी हो जाता है। सुनने में साथियों बेहद हास्यास्पद लगता है कि वह जंजीर से बंधा था इसीलिए जख्मी हो गया, जबकि दोनों ही हाथियों की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम ये पाते हैं कि दोनों की ही शक्ति में कोई अंतर नहीं था। फिर वजह क्या है कि पहला हाथी भागने में समर्थ हो जाता है और दूसरा हाथी भाग नहीं पाता है। तो क्या होता है, पहला हाथी अधिक स्वस्फूर्त, त्वरित निर्णय और अत्यधिक क्षमता के साथ भागता है, जबकि दूसरा हाथी जंजीर से बंधकर जख्मी हो जाता है। अब आप अंतर क्या पाते हैं पहले हाथी और दूसरे वाले हाथी में? तो आप देखते हैं कि पहला हाथी स्व अनुशासन में था, जबकि दूसरा हाथी जो था वो महावत के अनुशासन में था। पहले हाथी ने बंधन मुक्त वातावरण में, गौर कीजिएगा, पहले हाथी ने बंधन मुक्त वातावरण में स्वरुचि के साथ, आनंद के साथ अपनी सर्वांगीण क्षमताओं का विकास किया, जबकि दूसरे हाथी ने महावत के बंधन में रहते हुए अपनी रुचि न होने पर भी बिना आनंद के महावत द्वारा सिखाई हुई बातों का अनुसरण किया। अब हम कारण क्या पाते हैं? बचपन से ही जो दूसरा हाथी था वह जंजीर में बंधा होता है। वह जंजीर को स्वयं से अधिक शक्तिशाली पाता है, इसीलिए उसे अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता, बल्कि पहला हाथी जो होता है वह स्वयं से सीखकर, स्व अनुशासित होकर, जंगल में रहने वाले अपने साथियों से प्रेरणा लेकर, उनके मार्गदर्शन में और उनका उस पर किए गए भरोसे की बदौलत जो है वो अपनी सर्वांगीण क्षमताओं का विकास कर पाता है। अब शिक्षक साथियों प्रश्न यह उठता है कि इसका हमारे विद्यालयीन जीवन से इन दो हाथियों का क्या लेना देना? इसका विद्यालयीन दृष्टिकोण पर या उसे हम विद्यालय से जोड़कर इसलिए भी देखेंगे क्योंकि वहां पर मैंने रुचि, आनंद, अनुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया।
शिक्षक साथियों, हमारे लिए यह समझने की बात है कि आखिर बच्चा क्यों सीखता है, कब सीखता है और कैसे सीखता है। क्यों, कब और कैसे। तो आप पाएंगे कि बच्चा जिस चीज में आनंद महसूस करता है, जिस चीज में उसकी रुचि होती है, जहां पर उसे ऐसा कोई बंधन नहीं लगता, जहां उसे ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई अनुशासन रूपी डंडा है, तो वहां वह जो है वो अधिक स्फूर्ति के साथ में सीखता है। इसीलिए भी इसे हमारे विद्यालय के साथ जोड़कर देखा जाना जरूरी है, इन दो हाथियों को। अब प्रश्न यह भी उठ सकता है कि जब सब कुछ स्वयं से ही सीखा जा सकता है तो फिर शिक्षक की आवश्यकता ही क्यों है। हमने इस वाक्यांश में, या एक तरह से कह सकते हैं कि यह मेरी खुद से बनाई हुई कहानी है, जिसमें हमने देखा कि एक और महावत रूपी शिक्षक है तो दूसरी ओर जंगल में खुले वातावरण में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले हाथी को सिखाने के लिए जितने भी प्रेरक तत्व उसके जीवन में आए, जो शिक्षक की भूमिका में रहे, वो तो यह सच है कि शिक्षक की जो आवश्यकता है वो कभी खत्म नहीं की जा सकती। पर हमें इस बात पर निश्चित तौर पर विचार करना होगा कि हम कैसा शिक्षक बनना चाहते हैं। एक स्वच्छंद वातावरण में अपने बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पथ प्रदर्शक, एक मार्गदर्शक की भांति रहने वाले शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर महावत की भांति अनुशासन नामक डंडा चलाकर अपने बच्चे की स्व अनुशासन और उसके सर्वाधिक सीखने की क्षमताओं को एक तरह से बंधन में रखते हुए सिखाने वाला शिक्षक बनना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं, लेकिन साथियों ये दौर है कि हमें बच्चों पर भरोसा करना होगा कि वे स्वयं से अधिक सीखते हैं। इसके हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिन पर गौर करते हुए हमें अपने बच्चों को सर्वाधिक सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, जिसमें आमिर खान फुनसुक वांगडू का जो किरदार है, उसमें आमिर खान अपने टॉपर साथियों की तुलना में एक अधिक बेहतर वातावरण का निर्माण कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं से सीखने के लिए अधिक प्रेरित है। वो चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, उनमें अपने हिसाब से परिवर्तन करना चाहते हैं, वो अपनी सर्वाधिक क्षमताओं के उपार्जन के साथ उस दिशा में काम करना चाहते हैं। आपको एक और फिल्म शायद देखी हो और नहीं देखी हो तो देखनी चाहिए, आई एम कलाम, और अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए। हम सब स्कूल का रट्टा लगाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जीवन में, कुछ नहीं बहुत सारे लोग आपको सर्च करने पर मिलेंगे जिन्होंने बिना स्कूली जीवन की सीढ़ी चढ़े भी सर्वाधिक सफलताओं को अर्जित किया है। आप आई एम कलाम जब देखते हैं तो उसमें वो जो बच्चे का किरदार है, जब वो ठान लेता है कि उसे ऐसा ही बनना है, कलाम जी की तरह बनना है कि एक दिन लोग उन्हें सैल्यूट करें, तो वो उस दिशा में चल पड़ता है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ता है, अपना सब कुछ जो है सीखने के लिए वो समर्पित कर देता है, तो वो फिर सफल होता है। उसी प्रकार आप लोगों को जो जवाहर सूरी सेठी जी का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें आदरणीय भास्कर सर ने होस्ट किया और हमारे SCERT के माध्यम से उन्होंने अपना एक अमूल्य समय हम सबके बीच साझा किया और अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को उन्होंने बांटा कि उनका जीवन किस प्रकार से संघर्षों से चलकर एक इडली बेचते हुए आज एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति तक पहुंचा। तो वो भी उनका शुरुआती जीवन भी जो है वो स्कूल से दूर रहा, लेकिन बावजूद इसके वो कैसे सीख पाए। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो स्वयं से सीखने की शक्ति है वो बहुत अधिक काम करती है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से और समझ सकते हैं। साथियों, हम सब शिक्षक हैं और हम सब स्कूल में शिक्षा की दिशा में बेहतर काम करने के लिए अपने बच्चों को सर्वाधिक सिखाने के लिए प्रेरित है और उस प्रेरणा के साथ ही हम काम करते हैं।
आप स्कूल के उदाहरण के साथ में एक और बड़े स्तर के उदाहरण से जोड़ सकते हैं कि हम सब देखते हैं कि यूपीएससी और पीएससी की एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं। आप उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लगभग 1000 विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों को उस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो ट्यूटर होते हैं, वो एक सा समय दे रहे होते हैं, सबको एक सा लेक्चर दे रहे होते हैं और सब कुछ वो एक साथ सिखा रहे होते हैं। बावजूद इसके जब प्री का रिजल्ट आता है तो 1000 में केवल 100 लोग सेलेक्ट होते हैं। फिर जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उन 100 में 10 लोग सेलेक्ट होते हैं और जब साक्षात्कार की बात आती है तो इक्का दुक्का लोग ही जो है उसमें सफल हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे और आपके अनुसार यदि शिक्षक के सिखाने से ही सब कुछ संभव है तो उन 1000 के 1000 विद्यार्थियों को पीएससी यूपीएससी क्लियर कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर इसके जब कारण की तलाश करते हैं तब हम भी वहां ये पाते हैं कि वहां पर भी स्वयं से सीखने का जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक कारगर साबित होता है। जिस बच्चे ने स्वयं से अधिक मेहनत की, खुद से अधिक से शिक्षक की बताई हुई चीजों का अनुसरण तो किया ही उसने, लेकिन खुद से अपनी सर्वाधिक क्षमताओं को जब उसने झोंका उस लक्ष्य की ओर तो जो है वो सफल हो पाया। तो साथियों, हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम अपने बच्चे को 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करें। हम और आप सब जानते हैं कि कल क्या होगा, इस विषय को तय कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सब नहीं जानते थे कि कोविड-19 का ऐसा दौर आएगा जो हम सबको ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित कर जाएगा। देखिए, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ बुरी चीजें भी, कुछ नकारात्मक चीजें भी कभी कभी इंसान के जीवन में एक सकारात्मक पहलू का निर्माण कर जाती है। जरूरत है हमें चीजों को सकारात्मक नजरिए से लेने की। हमने और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से वेबएक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से लिंक होकर के जुड़ेंगे। तो ये एक अवसर है और लक्ष्यवेध ने हम सबको एक ऐसा मंच दिया जहां हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़ पा रहे हैं। देखिए, हम में से कोई किसी के पास नहीं गया वेबएक्स सिखाने के लिए कि उसमें कैसे मीटिंग ज्वाइन करना है, कैसे म्यूट होना है, कब अनम्यूट होना है, कब अपनी बात रखनी है, कब वीडियो ऑन करना है, कब ऑफ होना है। ये सारी चीजें हमने खुद की मेहनत से, खुद की जिज्ञासाओं से सीखा। अभी भी आप देखेंगे कि सारे शिक्षक जो है इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक शिक्षक इसका उपयोग कर पा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सारे शिक्षक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक शिक्षक जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं जो जिनके लिए ये सारी चीजें संभव हो पाई। तो ये क्यों हो पाया? ये सिर्फ इसलिए ही संभव हो पाया साथियों कि जिन लोगों ने स्वरुचि से, स्वप्रेरणा से स्वयं के सीखने पर जोर दिया, वे जो है ये सारी चीजें कर पाए। मैं अंत में आप सबको यही कहना चाहूंगी, कल भी जब हमने असाइनमेंट दिए तो उसमें हमने देखा कि कौन सी चीजें हैं जो हमने खुद से सीखी है, कौन सी चीजें हमें शिक्षक ने सिखाई है और कौन सी चीजें हमें समाज ने सिखाई है और कौन सी चीजें हैं जो किसी ने नहीं सिखाई फिर भी हम सीख गए। तो जब इसकी एक लिस्ट बनी लंबी तो उसमें हमने देखा कि जो स्वयं से सीखने की चीजें हैं उनकी लिस्ट जो है सर्वाधिक लंबी है। तो ये सारे जो छोटे छोटे उदाहरण हैं वो इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान, चाहे स्कूली बच्चा, चाहे घर का बच्चा या कोई भी व्यक्ति, स्वयं से जो है वो सर्वाधिक सीखता है। दरअसल हमारी मानसिकता ही ऐसी है। हम एक ऐसे ढांचे के तहत ढले हुए लोग हैं जो ये देखते हैं कि हम जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कोई भी पाठ जो हमें पढ़ाना होता है हम पहले उसको पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं, फिर अभ्यास के प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करके फिर बच्चों से कहते हैं कि अब वो आगे के प्रश्न स्वयं हल कर ले, या आगे के प्रश्नों को जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से हल कर ले। इसके दो नुकसान हैं। पहला तो ये कि बच्चा मान चुका होता है कि आपने उसे जो बताया है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए उसके भीतर जो श्रेष्ठ था वो उभर नहीं पाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि फिर बच्चा जो है शॉर्टकट अपनाने लगता है, वो फिर लंबी दूरी वाली छलांग मारने में जो है
खुद को कभी तैयार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरे शिक्षक ने जो बताया वो श्रेष्ठ है, जो रास्ता दिखाया उसी पर चलना है, उसके अलग कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखेंगे और बच्चे से कहेंगे कि कल आप जो पढ़ाने वाले हैं उसे वो खुद पढ़े, उसके भीतर उस पाठ को पढ़ने के बाद किस तरह के प्रश्न आते हैं वो लिख कर लाए, या फिर उस विषय पर वो सोचे, तो आप देखेंगे कि उसकी जो लिस्ट होगी वो स्वयं आपको भीतर तक झंझोर कर रख देगी कि बच्चा इतना अधिक भी सोच सकता है, जो आप नहीं सोच पाएंगे। हो सकता है कि उस पाठ को पढ़ाने में बच्चे द्वारा बताई गई बातें ही आपके लिए उदाहरण स्वरूप प्रयुक्त की जा सकती है आपके द्वारा जो है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम अपने सीखने सिखाने के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, हम मानते हैं कि यदि सब कुछ बच्चा सीख लेगा तो हमारी आवश्यकता क्या है। मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं तलाशा जा सकता। यह सच है कि हमें नित नई बदलते आविष्कारों और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को अपडेट करना होगा, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन हमारा महत्व कम नहीं होता है। हम किसी एक मतलब मुझ में कमी है तो मेरा महत्व कम हो सकता है, लेकिन शिक्षक का जो पद है, शिक्षक की जो गरिमा है, मेरी जगह कोई और शिक्षक लेगा जो उस हिसाब से तैयार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कहते कि यदि बच्चा स्वयं से सीखने लग जाएगा तो हमारी आवश्यकता कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर हमें अपने तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। हमें बच्चों को सर्वाधिक चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना होगा, उसकी सर्वाधिक क्षमताओं का विकास करने पर जोर देना होगा। अब हम ये चीजें कैसे करेंगे? हमें ये करने के लिए चाहिए कि हम बच्चों को छोटी छोटी चुनौतियां दें, उसके हिसाब से चुनौतियां दें, उसके एक स्तर आगे की चुनौती दें, क्योंकि हमारा बच्चा है तो हम उसके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह की चुनौतियों को फेस कर सकता है। तो हमें जो है ये छोटी छोटी बारीकियां सीखनी होगी। आपने सूरी सेट्टी जी के उदाहरण में भी देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को जो है मोटिवेट किया, किस तरह से उन्हें उनकी सहभागिता अपने जीवन में निर्धारित की, ताकि वे आज जो है एक चलकर एक नए मुकाम को हासिल कर पाए। तो हमें कुल मिलाकर ये कहना है कि हमें अपनी मानसिकता जो है वो बदलनी होगी, और इस सिद्धांत पर विश्वास करना ही होगा कि बच्चा जो है वो स्वयं से अधिक सीख सकता है। आप तारे जमी पर मूवी देख सकते हैं और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। मैं तो बल्कि स्पेशली आपसे ये कहूंगी कि आप तोतो चान कहानी को पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। तोतो चान कहानी मैंने लगभग आज से 10 साल पहले पढ़ी थी। उस कहानी में जो तोतो चान का किरदार है, एक बच्ची, वो बच्ची इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है और इतने अधिक सवाल करती है कि उसके सवाल के जवाब देना जो है कभी कभी बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं, वो भी जिज्ञासु होते हैं, वो भी सवाल करते हैं। तो हमारा कई बार कक्षाओं में ये रवैया होता है कि चुप रहो, शांत बैठो। तो साथियों, कल्पना कीजिए कि जहां पर चुप रहने के लिए सर्वाधिक बार बोला जाए, वहां पर कोई बच्चा कैसे बोल पाएगा? मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि हम महत्व दें, उनकी विशेषताओं को का आकलन करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें चुनौतियां दें, उनकी सहभागिता निर्धारित करें, उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दें, उन्हें रुचि के साथ, उन्हें आनंद के साथ सीखने दें, और वे क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या सीखना है की जगह हम कैसे सीखना है के लिए प्रेरित करें। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक अलग वातावरण का निर्माण होगा, और फिर हम एक ऐसे बच्चे एक ऐसी जनरेशन का निर्माण कर रहे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख सकेगी, अपने भीतर की जिज्ञासाओं को जगाकर उनका पूरा सम्मान करते हुए जो है वो स्वयं के सीखने पर बल देने से ही संभव है। अतः मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को सर्वाधिक सीखने के लिए प्रेरित करें, उन्हें चुनौतियां दें, उनके भीतर की जिज्ञासाओं का सम्मान करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था कि वह जो बाहर है वह नहीं, लेकिन वह जो भीतर है वही आपको ऊपर तक लेकर जाता है। तो अपने भीतर की क्षमताओं को जगाइए, अपना सर्वांगीण विकास जो है, अपनी सर्वाधिक क्षमताओं का विकास सुनिश्चित कीजिए। निश्चित तौर पर
एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब मिलकर एक नई सदी की ओर बढ़ रहे होंगे। बहुत धन्यवाद।